हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, भुजंग। शिकार, जिस पर केवल उस शिकारी का अधिकार होता है जिसके हाथ से छूटे शस्त्र या अस्त्र से वो मारा गया होता है। और ऐसा कम ही होता है कि एक ही शिकार पर दोहरे शस्त्रों की मार हो। मगर जब ऐसा होता है, खच खचा, तो टकराव निश्चित होता है। मागुम्बा, मागुम्बा। और इस टकराव में विजय उसी की होती है जो दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ओम, हुम। मगर सिर्फ शस्त्र गिराकर ही इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि शिकार हमारा है। मागुम्बा। क्योंकि जंगली टकराव में विजय उसी की होती है जिसके पास होती है ज्यादा शक्ति। खचा खचा, आ ई। ज्यादा उन्माद, या। ज्यादा हिंसकता, खच खच खच, आ। मगर ये क्या, उन शिकारियों द्वारा काटे जाते ही दूसरे शिकारी ऐसे तड़प कर आग उगलने लगे मानो किसी कोबरा ने उन्हें डस लिया हो। मागुम्बा। मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हार जीत का फैसला तो अभी होना था, क्योंकि और भी शक्तियां हैं जंगल में। थम थम। निश्चित क्षेत्र में शिकार करने के दोषी तो तुम सभी हो, मगर तुम्हारा अपराध ज्यादा बड़ा है क्योंकि तुमने चार मानवों को मौत के मुंह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। उनके मुंह से निकलते झाग इस बात का सबूत है कि जिन दांतों से तुमने उन्हें डसा है उसमें कोई विष भरा है। तुम जैसे जहरीले मानव जंगल की सुरक्षा के लिए भयानक खतरा हो सकते हैं, और इस खतरे को मुझे ही दूर करना होगा। भेड़िया के जिस्म में भी अपने दांत धंसाने के लिए उस भयानक हुंकारे भरते टूट पड़े थे वो जहरीले शिकारी। लेकिन जहर की भयानकता तो तब सामने आती जब वो किसी शरीर में प्रवेश करता है। सांप के दांत तोड़ दिए जाएं तो वो जहर उगलने के लायक नहीं रहता। और जब तुम्हारे भी दांत ना रहेंगे तो तुम्हारे दांतों में भरा विष भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। थम। मगर भेड़िया जानता था कि प्रश्न हार जीत का है, जिंदगी और मौत का है। चारों जहरी चारों जहरीलों की जिंदगियों को मौत के अंधेरों में गुम करने के बाद भेड़िया ने लगाई एक हुंकार। उसके मुंह से आकाश को भी थर्राती हुई फूट पड़ी थी वह भेड़िया ध्वनि। न जाने कैसा संदेश छुपा था उस आवाज में। उस ध्वनि के जवाब में कुछ देर बाद वह जंगली भेड़िया मोती वहां पहुंचा। मगर वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ था फूजो, बाबा फूजो, जिन्होंने वन और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को जंगल में खड़े एक पेड़ की तरह जंगल में ही स्थिर कर लिया था। भेड़िया, मोती ने मुझे जैसे ही तुम्हारा संदेश दिया मैं यहाँ चला आया। ओह भेड़िया, इन्हें तो जहर दिया गया है। हाँ बाबा, और इन्हें जहर दिया इस दूसरे कबीले के जहरीले मानवों ने, जिनके काटने से इनकी यह हालत हुई है। काटने से? सुनकर चौंक उठा था फूजो। फूजो ने जीवन और मृत्यु के बीच झूलते शिकारियों के मुंह में न जाने कैसी औषधियों के रस टपकाए। मोती, भेड़िया मुझे सही वक्त पर यहाँ ले आया, वरना ये चारों जिंदा न बचते। मेरी पूरी भेड़िया फौज मुझसे मुंह मोड़ गई है, मगर मोती ने मेरा संदेश आप तक इसलिए पहुंचाया क्योंकि वो आपका वफादार है। अब ये खतरे से बाहर है। ओके, एक मिनट। अब ये खतरे से बाहर है। ये तो बच जाएंगे, लेकिन बाबा ये जहरीले लोग जंगल में रहेंगे तो हर वक्त दूसरे लोगों पर खतरा बने रहेंगे। आखिर ये लोग कौन है? भेड़िया, ये निश्चित रूप से गरला कबीले के जहरीले मानव हैं। सुना है गरला असम के जंगलों का सबसे प्राचीन कबीला है। ये लोग घनघोर जंगल के निषिद्ध व खतरनाक घोषित क्षेत्र में रहते हैं, मगर वह क्षेत्र कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वह संपूर्ण क्षेत्र विषैली वनस्पतियों, वृक्षों व जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, जहाँ किसी असाधारण मानव का जाना खतरे से खाली नहीं। जहर इनके लिए डर या खौफ की वस्तु नहीं है। जहरीली पत्तियों का प्रयोग तो ये लोग ऐसे करते हैं जैसे हम लोग पुदीने की पत्तियों का प्रयोग चटनी बनाने में करते हैं। इन्हें सांप डस ले आह, तो ये साधारण मानव की तरह भय से जड़ नहीं हो जाते, बल्कि सांप पर हमला करके उसे उठा लेते हैं और मुंह से उसका फन ठीक ऐसे कुचल डालते हैं जैसे नेवले के मुंह सांप लग गया हो। फचाक। विष इनकी शक्ति का प्रतीक है। जो मानव जितना अधिक जहरीला होता है, सारे कबीले में उसी का दबदबा रहता है। इसलिए इस कबीले का प्रत्येक मानव असाधारण कृत्यों से खुद को अधिक से अधिक जहरीला बनाने की होड़ में लगा रहता है, जिसके लिए कोई अपने शरीर को बिच्छुओं से डसवाता है तो कोई विषधरों से। कुछ दुसाहसिक युवक तो सर्पों को अपने बिस्तर पर बिछावन के रूप में प्रयोग करते हैं।
इन सब के अलावा ये एक और युद्ध कला में भी काफी प्रवीण व सिद्धहस्त है, और वो कला है सर्प कला, लड़ने का एक खतरनाक तरीका। भेड़िया, मुझे लगता है ये लोग शिकार का पीछा या तलाश करते हुए अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर यहाँ तक आ गए होंगे। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार ही हुआ है। निश्चिंत रहो। लो, उन्हें भी होश आ रहा है। फूजो बाबा भेड़िया को आश्वस्त कर रहे थे, मगर खतरा उस आश्वासन से रुकने वाला नहीं था, क्योंकि आज की रात गरला में थी सर्प कला की धूम, या ठाक। और तांडव की रात हारने वाले के लिए बनती है मौत की रात, कट। मगर यह युद्ध केवल इन दो के बीच ही नहीं चल रहा था, बल्कि बस्ती के सभी नौजवान पुरुष इस युद्ध में शामिल थे। थम विप चुम ई ठाक आ। लेकिन अकारण ही नहीं हो रहा था यह सर्पकला युद्ध। गरला युवक उस आदमकद विकराल मूर्ति के आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। किसकी थी यह भयानक मूर्ति? कौन था वो शक्तिशाली जिसको ये निरंकुश गरला प्रसन्न करने में लगे हुए थे? मौत के इस युद्ध को देखती कबीले की स्त्रियां बच्चों और बुजुर्गों की दहशत में डूबी निगाहें कभी युद्ध की ओर उठ रही थी, कभी मूर्ति के ठीक सामने बनी उस दीर्घकाय बाम्बी की ओर, जो उस वक्त शांत पड़ी थी। मगर यह शांति कैसी, जैसे किसी तूफान के आगमन की पूर्व सूचना दे रही थी, और उस तूफान के संकेत दे रही थी नीचे धुएं की वे लकीरें जो उस बाम्बी से यकायकी फूट निकली थी। इसी के साथ कबीले की हर जिंदगी के चेहरे पर जैसे दहशत दस्तक देने लगी। उनके चेहरों पर चढ़ गए वे विचित्र मास्क। मास्क क्यों लगा लिए थे सबने? बाम्बी से निकला वह धुआं और गहरा होता चला गया। बाम्बी में से कौन सी मुसीबत बाहर आने वाली थी? नीला धुआं जंगल में हवा की दिशा में कुछ दूर तक बह चला। धुएं के संपर्क में आए वृक्ष पौधे इत्यादि मुरझाकर काले पड़ गए। निशाचरों में खलबली मच गई। ची ची ब्रुक। अन्य रात्रिशा शिकारी तड़प उठे। बुफ बुफ। इधर उस बाम्बी में से फुंकारे सी छूट पड़ी, मानो ज्वालामुखी फट गया। कई वर्षों तक सुप्त रहने के बाद आज बाम्बी जागृत हुई, और जो आकृति उसमें से बाहर आई वो किसी का भी लहू जमा देने के लिए काफी थी, जिसे देखकर गरलावासी अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। महान भुजंग अमर है, महान भुजंग जिंदाबाद, महान भुजंग की जय हो। भुजंग को साक्षात देखकर सबसे ज्यादा आतंकित हुआ गरला सरदार गरुला। भुजंग के कंठ से निकली हिंसक घर्राहट को सुनकर उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया। गरुला, आदेश भुजंग। प्रत्येक 5 बरस के पश्चात मेरा कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आगमन होता है, और इसी समय मुझे गरला का नया सरदार चुनकर उसे विश शक्ति देनी होती है। इस बार वह खुशनसीब कौन होगा, यह तो आने वाला पल ही बताएंगे। लेकिन तुम्हें यह अवश्य पता होना चाहिए कि नए गरला सरदार के चुनाव से पहले मैं पूर्व गरला सरदार से अपनी दी हुई विश शक्ति वापस ले लेता हूं। यह जानते हुए भी तुमने अभी तक अपने चेहरे से विष्णोदक क्यों नहीं उतारा? हम जानते हैं कि तुमने ऐसा मौत के भय से किया है, मगर बचोगे तुम अब भी नहीं। भुजंग द्वारा शक्ति वापस खींचने की वह प्रक्रिया जानलेवा साबित होती है। सरदार की लाश उस भयानक स्तब्धता में जोरदार धमाके की आवाज के साथ नीचे गिरी। और तुम लोग खामोश क्यों हो गए? क्या मेरा स्वागत करने की परंपरा भी भूल गए? आज नित्य गरुला की लाश पर होगा। क्षमा क्षमा। भुजंग के स्वागत का जोश तांडव नृत्य के रूप में जोर पकड़ने लगा। वरूमा वरूमा, हा हा हा। भुजंग को पेश किए गए भयानक विषधरों के विषपान से और भी प्रसन्न उठा हुआ, और अचानक इस रंग में भंग पड़ गया। ओ ये क्या? प्रकाश, प्रकाश से मुझे घृणा है। प्रकाश किसने पैदा किया? उसी पल सारा जंगल भेड़ियों के भयानक रुदन व गुर्राटों से कांप उठा। पुफ पुफ पुफ। आगे बढ़े चले आते जंगली भेड़ियों को जैसे वहां के वातावरण में फैले विष की भी परवाह नहीं थी। पुफ। विष उन्हें मार रहा था। गरला इन गुर्राटों से थर्रा उठा। पूरा जंगल एकाएक भेड़ियों के गुर्राटों से गूंज उठा है। जरूर कुछ रहस्यमयी चक्कर है। कहीं इसका संबंध इस प्रकाश से तो नहीं? प्रकाश बाम्बी से आ रहा है। बंद कर दो बाम्बी को। नहीं, ठहरो। मेरी बाम्बी में से प्रकाश क्यों फूट रहा है उसका रहस्य तो जानना ही होगा। ऐसा तीव्र स्वर गूंजा मानो कहीं भूस्खलन हुआ हो। उस प्रहार के साथ ही प्रकाश अंधकार में बदल गया। त्रिकुंश के उस प्रलंकारी प्रहार से जमीन में इतना गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा मानो गड्ढा पाताल तक खुद गया हो। साथ ही गूंजी हुआ करा। इसी के साथ गड्ढे में किनारे पर दिखाई पड़े 2 हाथ। गड्ढे से बाहर आई वो सूरत जो कोबी की थी, बुरी तरह से घायल कोबी के उस जिस्म की जिसे गुरु भाटिकी ने फोबोस और मोबोस नामक शक्तियों को जंगल के जल्लाद भेड़िया के जिस्म में प्रविष्ट कराने के बाद उससे अलग कर दिया था। भेड़िया के
शरीर से कोबी के रूप में अलग हो गया था, उसमें बसा जानवर। अलग हो गई थी उसकी चमत्कारी शक्तियां। गुरु भाटकी का उद्देश्य उस जानवर कोबी को वुल्फानो वापस ले जाकर वुल्फानो का पुनः निर्माण करवाना था, और यह तभी संभव था जबकि कोबी के साथ ही उसकी अर्धांगिनी बनकर जाती जेन। कोबी ने जमरत जेन से विवाह किया और वुल्फानो ले चला, मगर भेड़िया के रहते यह कतई मुमकिन नहीं था। जेन के लिए भले ही दोनों की ही जिंदगी बहुमूल्य थी, क्योंकि दो शरीर एक जान थे दोनों, लेकिन कोबी और भेड़िया तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इस जंग का कोई परिणाम निकल पाता उससे पहले ही भेड़िया जेन को कोबी से छीन भागा। कोबी बंद होते तिलिस्म में फंस गया था, जहां उसकी मौत भी हो सकती थी। नोट: प्रस्तुत कथानक से इस कथानक का कोई संबंध नहीं है। यह सारी जानकारी हमारे नए पाठकों के लिए है। कोबी और भेड़िया के अलग होने की पूरी कहानी जानने के लिए जानवर, कोबी, भेड़िया अवश्य पढ़ें। उस समय कोबी पसीने में बुरी तरह लथपथ था। उसकी सांसें रनवे पर दौड़ते विमान के समान भाग रही थी। ये कहाँ आ गया मैं? और उफ, ये यहां मेरा दम क्यों घुट रहा है? ओह, ये क्या? कौन हो तुम? महान भुजंग के सेवक, और तुम्हारी मौत। तनाक! ओह, मुझ पर पहला वार करके तुमने मुझे इस लड़ाई के लिए ललकारा है। ताक! और अब इसके परिणाम के भी तुम ही जिम्मेदार होगे। पर मेरा दम लगातार घुट रहा है। इन लोगों ने अपने चेहरे पर यह क्या बांध रखा है? दम! अवश्य यहाँ की वायु विषैली, और उसी से बचने के लिए इन्होंने ये विषरोधक लगा रखे हैं। बड़े ही प्रचंड झटके से कोबी ने एक के मुख से वह विषरोधक खींच लिया। इस जंग को जीतने के लिए मुझे सबसे पहले इसी की जरूरत है। कोबी ने वह विषरोधक अपने चेहरे पर बांध लिया। ओह, इसके चेहरे से विषरोधक उतारते ही यह बुरी तरह से तड़प कर बेहोश हो रहा है। अरे, ये तो झाग उगलने लगा। ओह, ये तो नीला पड़ गया और मर गया। तब कोबी ने बढ़ाई अपनी पूंछ, और फिर, आओ अपनी मौत की शक्ल मेरे रूप में देखो। थॉर! हा 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 हा। ओह, हम इसे काटकर भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसे काटने के लिए हमें अपना विषरोधक उतारना होगा, जिसके उतरते ही यहाँ फैला विष हमारी जान ले लेगा। तभी, ठहरो, छोड़ दे उन्हें, वरना मेरा विष तेरी जुबान और आंखें पल भर में बंद कर देगा। अगर ये ललकार है तो कोई तुझे भी तेरी ललकार का जवाब देगा। फिर तू त्रिकुंश के भयानक विश्वंकारों का शिकार होकर फौरन ही मारा भी जाएगा। मगर मुझे तो तू मायावी लगता है। तेरी मृत्यु से पहले मैं तेरा परिचय पा लेना चाहता हूं। बता, तू मेरी बाम्बी के नीचे रहकर भी कैसे जिंदा था, और कैसा था वो प्रकाश जिसने मेरी आंखों पर पड़कर मेरा क्रोध भड़का दिया था। ओह, तो क्या तूने ही जमीन के ऊपर से प्रहार किया था, जिसके कारण शायद पाताल तक गड्ढा हो गया, और वह तिलिस्म टूट गया जिसमें फंसकर मैं उसमें चक्कर लगा रहा था? वह प्रकाश उसी तिलिस्म का था। कोबी भुजंग को संक्षिप्त में सारी कहानी सुनाता चला गया। फिर बोला, मैं जाने कब तक उस तिलिस्म में भटकता रहता। तूने मुझे तिलिस्म से आजाद कराया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अगर तेरे आदमी यह बात मुझे पहले बता देते तो मैं इन पर हमला ना करता, क्योंकि प्राण रक्षा करने वाला शत्रु नहीं मित्र होता है। कोबी कभी भी किसी बुरे वक्त में तेरे काम आने का वचन देता है भुजंग। भुजंग पर बुरा वक्त? नादान, बुरा वक्त भुजंग पर नहीं बल्कि भुजंग के कारण दूसरों पर आता है, और मैं नहीं चाहता कि वो वक्त तुझ पर आए। भुजंग के हाथों अनजाने में ही सही, पर तेरी जो मदद हुई है उसके बाद मेरा शस्त्र आज के दिन तेरी हत्या नहीं करेगा। जा, चला जा, और दोबारा फिर कभी इस ओर का रुख ना करियो। मगर जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखियो कि तू वुल्फानो का राजा है। राजा बनने की कोशिश वहीं जाकर करियो, क्योंकि असम के जंगलों का राजा भुजंग है, जो जमीन के नीचे जरूर रहता है, मगर उसका ही राज पूरे जंगल पर है। इस जंगल पर अपना राज कायम करने की गुस्ताखी हरगिज ना करियो, अन्यथा भुजंग तुझे नीली लाश बना डालेगा। यह कहकर तूने मेरे अंदर की पशुता को अग्नि दिखा दी है भुजंग। आज तो मैं भी तेरे एहसान तले दबाऊं। तुझ पर तब तक आक्रमण नहीं कर सकता जब तक कि तेरा एहसान चुकता ना कर दूं। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे भुजंग। महान भुजंग, आपका आदेश हो तो इसे खत्म कर दें? नहीं, यह जंग तो मैं खुद लड़ूंगा। कोबी नाम के इस जानवर का शिकार मैं ही करूंगा। भुजंग के चेहरे पर खूनी मुस्कान नृत्य कर उठी थी। अब मैं तुम में से एक को विष शक्ति देकर उसे गरला सरदार बनाऊंगा, और ध्यान रहे, इस बीच कोई भी अपने मुख से विषरोधक न उतारे, क्योंकि इस प्रक्रिया में भीषण विष उड़ेगा जो किसी को भी नीली लाश में बदल सकता है। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ महान भुजंग। कोबी और भुजंग के बीच जंग का ऐलान हो चुका है। क्या होगा इस भयानक टकराव का अंजाम? तिलिस्म के अंदर जो टकराव कोबी और भेड़िया के बीच अधूरा छूट गया था, क्या वो टकराव अब दोबारा होगा? भुजंग की त्रिकुंश के विश्वंकारों ने भेड़िया के जंगल में कैसा उत्पात मचाया? क्या भेड़िया, जेन और फूजो इस उत्पात से बच सके, या फिर बन गए नीली लाशें? जी हाँ,
सभी प्रश्नों का यही एक जवाब है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स नीली लाशें में। तब तक के लिए धन्यवाद।